बच्चों, होप यू आर एज गुड एज ऑलवेज। आप देख रहे हैं सोशल बाई कुमार, पढ़ो स्मार्ट सोचो स्मार्ट कुमार सर के साथ। हर वीडियो लेक्चर की तरह एक बहुत ही अमेजिंग और शानदार सफ़र पर साथ चलने से पहले स्क्रीन पर सब्सक्राइब, लाइक और बेल बटन पर क्लिक कर दें बच्चों, और शेयर ज़रूर करें ताकि ज्ञान सब तक पहुँचे। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर देना है बच्चों, ताकि आपको इंस्टेंट अपडेट्स मिलते रहें। तो शुरू करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं एक ऐसे चैप्टर के बारे में जिसका नाम है यूनिटी इन डाइवर्सिटी। पहले आप ये बताओ, यूनिटी एंड डाइवर्सिटी का क्या मतलब होता होगा? सर मैं बताऊं? हाँ बेटा सर, बहुत सिंपल है। ओके, यूनिटी का मतलब है एकता। बहुत बढ़िया सर, मैं भी बताऊं? हाँ बेटा सर, इसका मतलब है एक साथ होना। सर मैं भी बताऊं? ज़रूर सर, एक ही स्पिरिट को फील करना। वाह, वेरी गुड, सो इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स आई हैव। ट्रू सर, वी आर दी बेस्ट। राइट बच्चों। और सर डाइवर्सिटी मैं बता दूं? हाँ बेटा सर, इसका मतलब होता है विविधता, यानी अलग अलग चीज़ें। सर मैं भी बताऊं? बिल्कुल सर, अलग अलग लोग, अलग अलग आइडियाज़। ऑसम बच्चों, ब्रावो। और जब हम कहते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी, इसका मतलब है सब लोग अलग हैं पर फिर भी एक साथ जुड़े हुए हैं। सर मतलब एक ही जगह सब सेम होंगे या सब अलग? अरे बिल्कुल, वही तो मज़ा है बच्चों। इमेजिन करो, आज का लंच का एग्जाम्पल लेते हैं। रमन की प्लेट में रोटी और सब्जी, आयशा के प्लेट में इडली और सांभर, और इरफान प्लेट में चिकन बिरयानी। तीन अलग प्लेट्स, तीन अलग टेस्ट्स, बट सब खुश हैं। राइट? यस सर। अब आप स्क्रीन पर देखिए बच्चों, पहला हेडिंग है वाई दिस चैप्टर इज टाइटल्ड एज यूनिटी इन डाइवर्सिटी। सर चैप्टर का टाइटल कैसे रिलेट करता है इंडिया से? ज़रूर बच्चों, इंडिया एकदम कलरफुल है। लैंग्वेजेस अलग अलग हैं, फूड्स अलग अलग हैं, ड्रेसेस भी अलग हैं, फेस्टिवल्स भी अलग हैं, पर फिर भी सब इंडियंस शेयर करते हैं एक स्पिरिट ऑफ हार्मनी एंड बिलोंगिंग। और याद रखो बच्चों, डाइवर्सिटी कभी डिवाइड नहीं करती, बल्कि हमेशा एनरिच करती है, स्ट्रेंथन करती है, मजबूत करती है। मतलब जितना अलग कुछ है उतना ही मज़ा और नॉलेज भी है। सेकेंड हेडिंग में बच्चों, वाई दिस चैप्टर इज इंक्लूडेड इन क्लास सिक्स्थ। सर क्यों क्लास सिक्स में पढ़ा रहे हैं आप ये चैप्टर? यही सवाल का मतलब हुआ ना? बिल्कुल सही बेटा। इस एज में स्टूडेंट्स सोसाइटी, कल्चर और आइडेंटिटी के बारे में सीखना स्टार्ट करते हैं, इसलिए बच्चों को डिफरेंसेस अप्रिशिएट करना आ जाए, फ्रेंड्स, फूड्स, क्लोथ्स, फेस्टिवल्स, सब तरह से। ये चैप्टर टॉलरेंस, रिस्पेक्ट और नेशनल प्राइड बिल्ड करता है, और एवरीडे एग्जाम्पल्स से स्टूडेंट्स को दिखाता है कि इंडिया एक ही नेशन है बट इट हैज़ मैनी कल्चर्स। आहा, मतलब सर एक ही देश पर अलग अलग फ्लेवर्स और स्टाइल्स। एग्जैक्टली बेटा। सर थर्ड हेडिंग में क्या है? थर्ड हेडिंग हमें एक ओवरलुक दे रहा है बच्चों। अब इस चैप्टर का हम एक ओवरव्यू देखेंगे। इसमें ये चैप्टर बताता है कि कैसे इंडिया के डिफरेंसेस, फूड, क्लोथिंग, फेस्टिवल्स और लिटरेचर एक डीप यूनिटी ऑफ कल्चर एंड वैल्यूज़ के थ्रू कनेक्टेड हैं। कुछ एग्जाम्पल्स भी बता देंगे सर? बिल्कुल बेटा। कॉमन ग्रेन्स एंड स्पाइसेस, साड़ी एंड धोती, एक ही गारमेंट लेकिन डिफरेंट स्टाइल में। शेयर्ड फेस्टिवल्स अंडर डिफरेंट नेम्स, रामायणा एंड महाभारत, हर रीजन में अपने अपने अलग वर्जन्स। और इन सब एग्जाम्पल से हम समझते हैं कि इंडिया की यूनिटी शाइन करती है थ्रू इट्स डाइवर्सिटी। सर का लंच प्लेट वाला एग्जाम्पल मुझे फिर से याद आया। मुझे तो सच में सबका लंच सबके साथ अभी खाने का मन करने लगा है। बेटा, और इसीलिए हम खुद भी इस डाइवर्सिटी को एंजॉय करते हैं, जैसे साथ में लंच बॉक्सेस ओपन करके शेयर करते हुए खाना खाना, चाहे आपके फ्रेंड्स और क्लासमेट्स किसी भी रिलीजन और कास्ट के हों। क्यों? है ना? यस सर।
अब चलो डिटेल्स एग्जाम्पल्स देखते हैं, ग्रेन्स, साड़ी, फेस्टिवल्स और एपिक्स, ताकि कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। श्योर सर, मज़ा आ रहा है, आगे और भी आएगा बच्चों। बच्चों अब हम पढ़ते हैं दो सुपर इंपॉर्टेंट कोट्स अबाउट यूनिटी इन डाइवर्सिटी, एक रविंद्रनाथ टैगोर जी का और एक श्री औरोबिंदो जी का। रेडी हो आप? यस सर। कौन पढ़ेगा फिर पहला कोट? सर मैंने सबसे पहले हैंड रेस किया है। यस बच्चे, आई सॉ यू, गो अहेड। सर मैं फर्स्ट वाला पढ़ रहा हूँ। सुपर कूल। बच्चों आई रियली लाइक द एनर्जी ऑफ दिस क्लास, यू नो। सर वी आर सुपर एवेंजर्स, यू नो, ऑल पावर हाउस ऑफ एनर्जीज। एवेंजर्स तो सुना था, ये सुपर एवेंजर्स क्या है? अरे एवेंजर्स वो जो हम टीवी में देखते हैं, पर सुपर एवेंजर्स मतलब हम जो रियल में हैं और सबसे पावरफुल हैं पूरे स्कूल में। वो तो है बच्चों। ओके लेट्स स्टार्ट नाउ। ओके सर। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कहा, ओह ग्रांट मी माई प्रेयर that I may never lose the bliss of the touch of the one in the play of the many। सर बड़ा लेंदी सेंटेंस है, इसका क्या मतलब है? सिंपल है बेटा। टैगोर जी बोलते हैं कि हम जब भी बहुत अलग लोगों के बीच रहते हैं, अलग कल्चर्स और एक्सपीरियंसेस के साथ इंटरेक्ट करते हैं, तब भी हमें फील होना चाहिए कि हम एक ह्यूमन फैमिली का ही पार्ट हैं। मतलब सर सब अलग हैं पर फीलिंग सेम है। एग्जैक्टली। इमेजिन करो एक क्लास में आप 30 स्टूडेंट्स हो, हर किसी की हॉबीज़ और बैकग्राउंड अलग है, लेकिन जब सारे फ्रेंड्स एक साथ हंसते हैं, प्यार से शरारत करते हैं और एक दूसरे को हेल्प भी करते हैं, तब वही ब्लिस ऑफ द टच ऑफ द वन इन द प्ले ऑफ द मैनी वाली फीलिंग हो जाती है। मतलब सर जब हम बहुत अलग अलग लोगों और चीज़ों के बीच में रहते हुए भी एकता और आपस में कनेक्शन फील करते हैं, तब हमारे अंदर की खुशी और सुकून आपस में एक ह्यूमन फैमिली जैसा, उसी को टैगोर जी ने ब्लिस ऑफ द टच ऑफ द वन इन द प्ले ऑफ द मैनी कहा है ना। बहुत खूब बेटा। इतना सुंदर समझाने पर एक बार तो क्लैपिंग बनती है। ज़रूर सर। हाँ सर, बहुत बढ़िया समझाया हमारे भाई ने। हाँ सर, आज से हम सब भी एक फैमिली जैसा ही महसूस करेंगे और बिहेव भी। बहुत खूब बच्चों, जोरदार तालियां। मज़ा आ गया। यस बेटा। सर टैगोर जी का कोट तो मेरे दिल को छू गया। मतलब ट्रू हैप्पीनेस इज द फीलिंग कनेक्टेड इवन इन डाइवर्सिटी। वेरी ट्रू बेटा। अब नेक्स्ट आप बोलना। यस सर, आई नॉमिनेटेड द नेक्स्ट। कूल, बोलो बेटा। सर औरोबिंदो जी ने कहा था, द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी एंड डाइवर्सिटी, द मेनी इन द वन, स्वभाव एंड स्वधर्म। सर बिगनिंग का तो अब मैं तुरंत समझ गया, पर ये स्वभाव और स्वधर्मा क्या है? स्वभाव मतलब बच्चे इंडिया का ट्रू नेचर, और स्वधर्मा मतलब इंडिया की ट्रू ड्यूटी। श्री औरोबिंदो जी बोलते हैं कि इंडिया का असली स्ट्रेंथ ये है कि अलग अलग कल्चर्स, बिलीव्स और ट्रेडिशंस एक साथ एग्जिस्ट करते हैं। मतलब हमारी डाइवर्सिटी ही हमारी पावर है। सर इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? श्योर बेटा, एकदम सिंपल एग्जाम्पल मैं समझाता हूँ। फर्स्ट हम लैंग्वेजेस की बात करते हैं। इंडिया में 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, जैसे नॉर्थ में हिंदी, साउथ में मान लो तमिल, बंगाल में बंगाली। फिर भी हम एक नेशन का पार्ट हैं। अगर फूड की बात करें तो नॉर्थ में बटर चिकन और पराठा, साउथ में डोसा और सांबर, वेस्ट में सर ढोकला, वेरी गुड, और ईस्ट में सर माछेर झोल, वेरी गुड। सब अलग हैं पर सब खुशी खुशी सेलिब्रेट करते हैं ना। हाँ सर, वेरी ट्रू। फेस्टिवल सब ले लेते हैं बच्चों, जैसे सर दिवाली, सर ईद, सर क्रिसमस, सर गुरुपूरब, सर पोंगल। डिफरेंट डिफरेंट फेस्टिवल्स, वेरी गुड बच्चों, डिफरेंट रिचुअल्स,
पर सब एक ही कंट्री में सेलिब्रेट करते हैं, एक ही स्पिरिट के साथ। हाँ सर, सही में। और सर, क्लोथ्स में अगर मैं कहूँ, हाँ बेटा बोलो, साड़ी, धोती, सलवार, लहंगा, लुंगी, सब अलग स्टाइल्स हैं, पर सब इंडिया की ट्रेडिशन का ही तो पार्ट हैं, तो सही होगा ना? बिल्कुल सही होगा बेटा, ब्रिलियंट। मतलब डिफरेंसेस भी इंडिया का पावर है। बिल्कुल, डिफरेंसेस हमें क्रिएटिव, स्ट्रॉन्ग और टॉलरेंट बनाते हैं। हम सीखते हैं रिस्पेक्ट, हार्मनी और एक दूसरे से कनेक्टेड रहना। ये ही इंडिया की असली स्ट्रेंथ है और हमारे चैप्टर का नाम भी, यूनिटी एंड डाइवर्सिटी, मैनी एंड द वन। समझ गए सर? टैगोर जी और औरोबिंदो जी ने भी क्या खूब समझाया है, और हमारे कुमार सर ने भी। मेनी थैंक्स बच्चों। सर, मुझे तो चैप्टर में बड़ा मज़ा आ रहा है। सर, ऐसा लग रहा है जैसे हम पढ़ नहीं रहे, बल्कि कितनी मज़ेदार बातें कर रहे हैं। यही तो खासियत है बच्चों, आप इतने इंटेलिजेंट और स्मार्ट हो कि आपको पढ़ाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। बस आपसे बातें करो और पूरा चैप्टर क्लास में डन हो जाता है। हाँ सर, और याद भी। बहुत बढ़िया बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं। यस सर, ट्रू सर, श्योर सर। बच्चों, अब स्क्रीन पर 3 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। एक्चुअली ये बताते हैं कि चैप्टर समझते हुए हम इन तीनों सवाल का जवाब ढूंढ पाएंगे और अच्छे से समझ भी पाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन कौन पढ़ेगा? सर, मैं पढ़ूं? श्योर बेटा। व्हाट इज मेंट बाय यूनिटी एंड डाइवर्सिटी इन द इंडियन सिनेरियो? सर, इसका तो आंसर अब मुझे पता चल गया है। वेरी गुड बेटा, और इसकी फुल अंडरस्टैंडिंग आपको पूरे चैप्टर के एंड तक समझने को भी मिलेगी, स्पेशली जब आप सब इस चैप्टर में टॉपिक्स पढ़ेंगे: फूड फॉर ऑल, टेक्सटाइल्स एंड क्लोथिंग, फेस्टिवल्स गैलर और एन एपिक स्प्रेड। समझ गए सर? सर, दूसरा क्वेश्चन मैं पढ़ दूं? जरूर बेटा। What aspects of India's diversity are the most striking? इसका आइडिया आपको चैप्टर के फर्स्ट हाफ में ही समझ आ जाएगा बच्चों, जैसे ही हम अ रिच डाइवर्सिटी एंड फूड फॉर ऑल पहले 2 टॉपिक्स को कवर करेंगे आउट ऑफ द टोटल 5 टॉपिक्स। यहाँ पे एक्चुअली हम ये देखेंगे कि लोग, फूड, ड्रेस और लैंग्वेजेस कितने डाइवर्स हैं। सर, थर्ड क्वेश्चन मैं पढ़ दूं? श्योर बेटा। हाउ डू वी मेक आउट ऑफ द यूनिटी अंडरलाइंग द डाइवर्सिटी? ये चैप्टर में बच्चों ग्रेजुअली समझाया गया है एग्जाम्पल्स के थ्रू। शेयर्ड इंग्रेडिएंट्स, कॉमन फेस्टिवल्स और सिमिलर स्टोरीज अक्रॉस रीजन्स, और स्पेशली एंड में एन एपिक स्प्रेड वाले टॉपिक में रामायण एंड महाभारत के एग्जाम्पल से और भी अच्छे से क्लियर किया गया है। सर, इसका मतलब पूरा चैप्टर के एंड तक हमें यूनिटी एंड डाइवर्सिटी का कनेक्शन फुल्ली समझ आ जाएगा। वाह, एब्सोल्युटली यस बेटा। सर, फिर तो हो जाए। अरे क्या मेरे दोस्त, तालियां अगर सबको मज़ा आया हो तो ज़रूर बच्चों। हाँ सर, यस सर। बच्चों, इमेजिन करो कि आप इंडिया में ट्रेन से किसी भी जगह के लिए आप सफ़र कर रहे हो एज पर योर चॉइस। ओके सर, सफ़र में क्या देखेंगे हम? बहुत सारे सीनरीज एंड व्यूज़, और क्या? गुड बेटा, बट सिर्फ चेंजिंग लैंडस्केप्स मतलब दिखने वाले सीनरी या व्यू ही नहीं, बल्कि आपको डिफरेंट पहनी हुई ड्रेसेस वाले लोग और अलग अलग तरह के फूड्स भी तो दिखते होंगे। हाँ सर, मैंने तो बड़ी मूंछों वाले, हाथ में डंडा लिए या बड़ी बड़ी पगड़ी पहने हुए कई लोग कई बार देखे हैं। हाँ सर, मैंने भी धोती कुर्ता जो फ्रॉक जैसा भी दिखता है, ऐसे भी पहने हुए लोगों को ट्रेन ट्रैवल पर देखा है। करेक्ट बेटा। और सर, मैंने तो स्टेशंस पर कहीं पकौड़े तो कहीं फाफड़ा, कहीं झाल मुड़ी तो कहीं भेलपुड़ी, कहीं मिसल पाव तो कहीं सिंपल मैगी देखी है। अरे बस बस, मेरे मुंह में तो पानी आ गया। कोई बात नहीं सर, हमें ट्रेन से ही ले जा रहे हैं ना, अगला स्टेशन आता ही होगा, वहाँ अच्छे से पेट पूजा कर लेना। बहुत खूब बच्चों।
तो जैसे आप सबने बताया, हर रीजन का फूड अलग अलग सा होता है। जैसे नॉर्थ में एग्जाम्पल बटर चिकन, साउथ में डोसा और सांभर, वेस्ट में ढोकला, तो ईस्ट में माछेर झोल। और वैसे ही लैंग्वेजेस भी अलग अलग, हिंदी, तमिल, बंगाली, मराठी, और साथ ही डिफरेंट स्क्रिप्ट्स, राइटिंग सिस्टम्स भी दिखेंगे। वाह सर, पूरा समझ आ गया, बहुत बढ़िया बेटा। सर, क्या हमें अपने रीजन में भी अलग लोग मिल सकते हैं? बिल्कुल। आज भी आपके शहर या टाउन में आपको दूसरे स्टेट से आने वाले बहुत से लोग मिलेंगे जिनके कस्टम्स और ट्रेडिशंस, रीति रिवाज और परंपराएं अलग होंगी। यही है इंडिया का रिच डाइवर्सिटी, यानी बहुत ही कलरफुल और डाइवर्स कल्चर, है ना सर? यस बेटा। सर, इंडिया में बहुत सारे लोग हैं, तो इतनी डाइवर्सिटी होना भी इजी होगा ना? यस बेटा। आज के टाइम में इंडिया में 1.4 बिलियन लोग हैं, वर्ल्ड की पॉपुलेशन का अप्रॉक्स 18%। इसलिए इतनी डाइवर्सिटी होना कोई भी सरप्राइजिंग बात नहीं है। और एक नेशनल सर्वे पीपल ऑफ इंडिया प्रोजेक्ट ने लेट 20th सेंचुरी में 4635 कम्युनिटीज़ को स्टडी किया, 325 लैंग्वेजेस और 25 स्क्रिप्ट्स नोट किए, और देखा कि बहुत लोग माइग्रेंट्स, ऐसे लोग जो अपनी बर्थ प्लेस या ओरिजिनल कम्युनिटी के पास नहीं रहते हैं। ऐसा क्यों करते हैं वो सर? बेटा, क्योंकि बहुत से लोगों को बेहतर काम और बेहतर जीवन बड़े शहरों में मिलता है। उनके अपने होम टाउन्स उतने डेवलप नहीं हुए हैं अब तक जितने बड़े शहर हो चुके हैं। तो जिसको कुछ काम अच्छा अपने होम टाउन में मिल जाता है वो वहाँ रुक जाता है, नहीं तो बाहर जाकर उसे काम ढूंढना पड़ता है और वो वहाँ सेटल हो जाता है। समझ गई सर। इसलिए हम बहुत सारे डिफरेंट लोगों को अपने टाउन में देख पाते हैं। करेक्ट बेटा। सर, इतनी डाइवर्सिटी के बीच यूनिटी कैसे दिखाई देती है? गुड क्वेश्चन बेटा। ओवर 100 ईयर्स, 100 साल पहले एक ब्रिटिश हिस्टोरियन विंसेंट स्मिथ ने भी सोचा, इतनी डाइवर्सिटी के बीच इंडिया का हिस्ट्री कैसे लिखा जा सकता है? और आंसर मिला, इंडिया ऑफर्स यूनिटी इन डाइवर्सिटी। इस बात को हम थोड़ी देर में एक इंटरेस्टिंग एक्टिविटी के बाद डिटेल में भी समझेंगे बच्चों। ये सब एग्जाम्पल्स दिखाते हैं कि चाहे लोग और कल्चर्स कितने अलग हों, फिर भी एक यूनिटी ही फील होती है। ट्रू सर। इम्पॉर्टेंट टेक अवेज आपके स्क्रीन पर हैं बच्चों। रिवीजन के समय इन्हें हमेशा देखना है। ओके सर, आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब बच्चों, स्क्रीन पर एक एक्टिविटी आ रही है। ये एक वैसे तो DIY एक्टिविटी है, डू इट योरसेल्फ। ये आपको क्लास में लाइव करनी होती है, पर क्योंकि हम यूट्यूब सेशन पर लाइव हैं अभी, मैं आपको एक सैम्पल वर्कआउट समझा देता हूँ। ऐसा मैंने चैप्टर की सारी एक्टिविटीज़ के लिए कर रखा है। तो रेडी हो आप? यस सर, बहुत बढ़िया। क्लास एक्टिविटी है फॉर अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। एक्टिविटी इंस्ट्रक्शन सिंपल हैं, जैसे बुक में लिखी है। पहले 5 क्लासमेट्स के बर्थ प्लेसेस को लिखना है और उनके पेरेंट्स के बर्थ प्लेसेस भी। फिर उन स्टूडेंट्स की मदर टंग और अदर लैंग्वेजेस भी लिखनी है जो वो जानते हों। फिर इन सब रिजल्ट्स को डिस्कस करना है। किस फॉर्म में? डाइवर्सिटी के फॉर्म में। पर्पस ऑफ द एक्टिविटी में बच्चों, मेन पर्पस है आपको रियल लाइफ डाइवर्सिटी दिखाना अपनी क्लास के अंदर ही। जैसे कोई स्टूडेंट दिल्ली से हो सकता है, कोई केरला से, कोई पंजाब से। उनके पेरेंट्स का बर्थ प्लेस भी अलग अलग हो सकता है। किसी के पापा लखनऊ के होंगे तो किसी की मम्मी चेन्नई की। मदर टंग भी अलग हो सकती है, लाइक तमिल, हिंदी, मराठी, उर्दू, नेपाली, और कुछ इंग्लिश में भी फ्लुएंट होंगे। फिर भी सब एक साथ एक ही क्लास में पढ़ते हैं, गेम्स खेलते हैं और मिलजुल कर बातें और ढेर सारी शरारतें करते हैं। सर, मुझे तो लास्ट वाला सबसे ज़्यादा पसंद है सर, इसीलिए इसे सबसे ज़्यादा शरारती होने का खिताब भी मिला हुआ है। सर, इसके दोस्त हैं जुनैद सेक्शन डी में और विक्टर सेक्शन बी में, वो भी बड़े शरारती हैं। एक मिनट सर, तो यहाँ भी तो हमने डाइवर्सिटी देखने को मिल रही है। और तो और सर, ये तीनों हमेशा यूनाइटेड रहते हैं। सही पकड़े हैं बेटा।
यही तो हम बात कर रहे थे कि हम सब एक साथ एक ही क्लास में पढ़ते हैं, गेम्स खेलते हैं, मिलजुल कर बातें और ढेर सारी शरारतें करते हैं। यही तो होती है यूनिटी इन डाइवर्सिटी। डिस्कशन इन टर्म्स ऑफ डाइवर्सिटी। अब अगर हम रिजल्ट्स देखें तो स्टूडेंट्स के बर्थ प्लेसेस अलग अलग हैं, ये हुई जोग्राफिकल डाइवर्सिटी। लैंग्वेजेस भी डिफरेंट हैं, ये हुई लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी। पर फिर भी सब एक साथ पढ़ रहे हैं, एक दूसरे को समझ रहे हैं, ये हुई यूनिटी। सोच के देखो बच्चों, एक क्लासरूम ही छोटी सी इंडिया लग रही है ना? बिल्कुल सर। तो कंक्लूजन में बच्चों, इस एक्टिविटी का मैसेज सिंपल है। इंडिया की असली स्ट्रेंथ ये ही है कि हम अलग अलग होने के बावजूद एक हैं। हम डिफरेंसेस को एक्सेप्ट करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं और यही बताते हैं कि हमारा देश इतना स्पेशल क्यों है और मिल के हम उसे इतना स्पेशल बनाते हैं। और हम इस देश के सबसे स्पेशल बच्चे हैं ना सर? यस सर, सुपर अवेंजर्स। ट्रू बच्चों। आगे बढ़ते हैं। यस सर। बच्चों, स्क्रीन पर अब आपको बताया गया है कि इंडिया एक ऐसा देश है जहां हर चीज़ अलग अलग मिलती है, जैसे खाना, जैसे भाषाएं, लैंग्वेजेस, जैसे कपड़े, ड्रेसेस और रीति रिवाज जैसे कि कस्टम्स, सब अलग। यही डिफरेंस इंडिया को ब्यूटीफुल बनाता है। लेकिन कभी कभी समझना थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी हो जाता है, थोड़ा मुश्किल भी हो जाता है। सर, अगर सब चीज़ें अलग हैं तो फिर इंडिया एक कैसे है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा। अब इसके आंसर में हम उस बात को समझेंगे जो मैंने कहा था कि हम एक इंटरेस्टिंग एक्टिविटी के बाद समझेंगे। तो ये सवाल 100 साल पहले एक ब्रिटिश हिस्टोरियन, मतलब कि इतिहासकार विंसेंट स्मिथ जी ने भी अपने आप से पूछा था। इतने अलग अलग लोगों वाले देश का एक ही हिस्ट्री कैसे लिखा जा सकता है? फिर उन्होंने क्या जवाब दिया सर? उन्होंने कहा, इसका जवाब है यूनिटी इन डाइवर्सिटी। मतलब इंडिया के लोग भले ही भाषा, खाना, कपड़ा और रीति रिवाजों में अलग हों, पर उनके दिल एक हैं। सबको एक दूसरे से जोड़ने वाला एक स्ट्रॉन्ग यूनिटी है। सर, मतलब इंडिया में डिफरेंसेस भी हैं और यूनिटी भी? यस बेटा। सर, जैसे वैसे तो हम आपस में अक्सर लड़ते ही रहते हैं, पर जब हम किसी मैच में एक टीम बन जाते हैं तो हम डाइवर्स होते हुए भी यूनाइटेड हो जाते हैं। क्या ये कहना सही होगा? खूब भालो बेटा, एब्सोल्युटली करेक्ट। तो सर, मतलब यही तो इस चैप्टर का मेन आइडिया है कि यूनिटी हर फील्ड में कैसी दिखाई देती है, चाहे वो खाना हो, कपड़ा हो, फेस्टिवल हो या कहानियाँ हो। और इसी कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी। खूब कहा बेटा आपने, खूब कहा, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों, हम आ गए हैं इस चैप्टर के सबसे यमी पार्ट पे, फूड फॉर ऑल। ये सेक्शन हमें दिखाता है कि इंडियन फूड भी एक परफेक्ट एग्जाम्पल है यूनिटी इन डाइवर्सिटी का। सर, मतलब खाना भी यूनिटी दिखा सकता है? बिल्कुल। सोचो, इंडिया के हर रीजन का खाना अलग लगता है, पर इंग्रेडिएंट्स, मतलब जो सामग्री होती है, ऑलमोस्ट सेम ही तो होती है। बताओ कैसे? सर, मैं बताऊं? ज़रूर बेटा। सर, हर जगह थाउजेंड्स ऑफ डिशेस बनती हैं, पर सब में यूज़ होता है कॉमन ग्रेन, पल्सेस और स्पाइसेस। बहुत खूब बेटा। चलो देखते हैं क्या है इंडिया के कॉमन फूड ग्रेन्स। सीरियल्स, मतलब कि अनाज, राइस जिसे आप चावल के नाम से जानते हैं, बार्ले, जौ, वीट मतलब गेहूं, मिलेट्स मोटा अनाज, पर्ल मिलेट जिसे हम बाजरा कहते हैं, सोरगूम मतलब कि ज्वार, फिंगर मिलेट मतलब कि रागी, और पल्सेस मतलब दाल, जैसे मसूर की दाल, चना दाल, अरहर दाल, मूंग दाल। ये सब मिलकर कहलाते हैं स्टेपल ग्रेन्स, मतलब मुख्य भोजन अनाज। मतलब वो खाने की बेसिक चीज़ें जो ज़्यादातर लोग रोज़ खाते हैं और डिशेस बनाने में इस्तेमाल करते हैं। सर,
स्टेपल ग्रेन्स का मतलब ये हुआ कि बिना इनके हमारा खाना इनकम्प्लीट है। एग्जैक्टली बेटा, स्टेपल ग्रेन्स वो हैं जो रोज के खाने का बेस हैं, आधार हैं, जैसे चावल या रोटी। ये हर रीजन में मिलते हैं। सच में सर, जब मेरे पापा का ट्रांसफ़र कश्मीर हुआ था वहाँ पर भी ये मिलते थे। हाँ सर, मैंने तो चंडीगढ़, कोलकाता और बैंगलोर में भी रोटी और चावल तो ज़रूर खाया है। करेक्ट बेटा। और अब आते हैं हम स्पाइसेस यानी कि मसालों पर। इंडियन फूड का असली मैजिक। कॉमन स्पाइसेस कौन सी होती होंगी सर? सर, टर्मरिक, हल्दी, क्यूमिन मतलब जीरा, कार्डमन मतलब इलायची और जिंजर मतलब अदरक, यही ना? करेक्ट बेटा। ये सब हर इंडियन किचन में मिलते हैं बच्चों, पर उनकी कॉम्बिनेशंस हर जगह अलग होती है। जैसे साउथ इंडिया में एक अदरक ज़्यादा कर दिया जाता है, नॉर्थ इंडिया में गरम मसाला। सर, तो यूनिटी इंग्रेडिएंट्स में और डाइवर्सिटी उनको मिक्स करने के तरीके में, ऐसा हम कह सकते हैं? बिल्कुल बेटा, यूनिटी है कॉमन इंग्रेडिएंट्स में जैसे ग्रेन्स, पल्सेस, स्पाइसेस, और डाइवर्सिटी है उन्हें मिलाकर बनाने वाली डिशेस में, जैसे चावल एक ही इंग्रेडिएंट पर देखो, साउथ में इससे बनता है इडली और डोसा, नॉर्थ में बिरयानी और खिचड़ी, ईस्ट में पायेश मतलब खीर, वेस्ट में पुलाव। ये सब एक ही चावल से, पर टेस्ट और स्टाइल बिल्कुल अलग। तो बच्चों, फूड हमें एक सिंपल पर स्ट्रॉन्ग मैसेज देता है। यूनिटी भी है और डाइवर्सिटी भी। एक ही सामग्री से हजारों स्वाद। यही है इंडिया का मैजिक, और इसीलिए हम कहते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी सर। बहुत खूब बच्चों। तो की टेक अवेज में हम क्या देखेंगे? इंडियन क्यूजीन डाइवर्स है पर कनेक्टेड है कॉमन इंग्रेडिएंट से। कॉमन ग्रेन्स कौन से हैं? राइस, व्हीट, बार्ली, बाजरा, ज्वार, रागी। कॉमन स्पाइसेस कौन से हैं? सर, हल्दी, जीरा, इलायची और अदरक। वेरी गुड। स्टेपल ग्रेन्स? सर, रोज खाने वाले बेसिक फूड क्रॉप्स। वेरी नाइस। और फूड क्या दिखाता है? एक ही यूनिटी से हजारों डाइवर्सिटी पॉसिबल है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। बड़ा मज़ा आ रहा है सर, हम सब में इतना कुछ कॉमन हो सकता है, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। और सर, हम इतने डाइवर्स होते हुए भी कितने यूनाइटेड हैं, ये भी आज एक्चुअली समझ आया। सर, आई वुड लाइक टू से समथिंग। हाँ बेटा। सर, आई प्लेज टू बी ऑलवेज यूनाइटेड। बहुत खूब बच्चों। बच्चों, अब आप ये देखो फिगर 8.1। इसमें इंडिया के अलग अलग रीजन्स के सीरियल्स और पल्सेस मतलब अनाज और दालें दिखाई गई हैं। हर रीजन का खाना अलग लगता है, लेकिन सबका बेस तो एक ही है, ग्रेन्स और पल्सेस। ओके सर, चलो रीजन वाइज समझते हैं। नॉर्दर्न इंडिया, यहाँ मिलता है बासमती राइस, राजमा, किडनी बीन और अरहर दाल। आपको बेटा मैप में तो पता ही होगा ना कहाँ पे नॉर्थ है। ये टॉप का पार्ट नॉर्थ हुआ, ये बॉटम का पार्ट साउथ हुआ, ये वाला पार्ट ईस्ट हुआ और ये वाला पार्ट वेस्ट हुआ। ठीक है। ये रीजन के लोग मतलब नॉर्दर्न रीजन के लोग राजमा चावल का मज़ा लेते हैं। एक परफेक्ट नॉर्थ इंडिया कॉम्बो। सर, माय फुल फैमिली लव्स राजमा राइस। हाँ सर, मी टू। सर, हम तो पंजाबी हैं, हमारे यहाँ राजमा राइस किसी को ना अच्छा लगना तो क्राइम करने के बराबर है। इंटरेस्टिंग। सदर्न इंडिया की बात करते हैं बच्चों। यहाँ के फेमस चावल हैं पोन्नी राइस और सोना मसूरी राइस, और दाल में मूंग दाल और चना दाल। साउथ में यही दाल और राइस मिलकर बनाते हैं इडली, डोसा, सांबर और पोंगल। ईस्टर्न इंडिया, यहाँ मिलता है कोलम राइस और मसूर दाल, जिसे हम रेड लेंटिल्स भी कहते हैं। बंगाल और उड़ीसा साइड में यही दाल राइस से बनता है खिचूरी या फिर खिचड़ी भी कहते हैं, जो कि बहुत हेल्दी और लाइट डिश होती है। हाँ सर, जब भी हम बीमार पड़ते हैं तो मम्मी यही खिलाती है कि पेट पर लाइट रहेगा। ट्रू, पर कई लोग इसे शौक से भी खाते हैं बच्चों, कई लोग इसको बहुत शौक से खाते हैं। हाँ सर, मेरे पापा तो वीक में 2 से 3 बार
मूंग दाल की खिचड़ी जरूर बनवाते हैं बिकॉज इट्स अ वेरी हेल्दी एंड लाइट फूड बेटा। अब देखते हैं वेस्टर्न इंडिया में। इस रीजन में ज़्यादा होता है मेज़ मतलब कॉर्न और ग्राम मतलब चिक पीस। यहाँ के लोग मकाई की रोटी और छोले बहुत पसंद करते हैं। और लास्ट में सेंट्रल इंडिया, यहाँ मिलता है ज्वार, सोरगुम और अरहर दाल। सेंट्रल इंडिया मतलब बच्चों इंडिया का सेंट्रल पार्ट, ये वाला पार्ट। ये ग्रेन्स ड्राई रीजन्स में इजीली उगते हैं और इनसे बनती है ज्वार की रोटी। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में बहुत फेमस है। सर मैंने तो ये बहुत खाई है, मुझे बड़ी पसंद है ये। वेरी गुड बेटा। तो बच्चों क्या देखा आपने, हर रीजन का खाना थोड़ा अलग है पर बेस सेम है, ग्रेन्स और पल्सेस। यही दिखाता है यूनिटी इन डाइवर्सिटी। एक ही बेसिक फूड पर हजार रीजनल फ्लेवर्स। टेक अवेज के रूप में सीरियल्स और पल्सेस सब जगह स्टेपल हैं। यूनिटी, सेम बेसिक फूड अक्रॉस इंडिया। डाइवर्सिटी, डिफरेंट क्रॉप्स एंड डिशेस इन ईच रीजन। डन है सर, बिल्कुल श्योर सर। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब एक DIY एक्टिविटी दी हुई है, लेकिन मैंने आपके लिए एक सैंपल बना दिया है ताकि आपको समझने में आसानी हो। कौन पढ़ के बताएगा? सर मैं बताऊं? ओके। क्वेश्चन 1, मेक अ लिस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट्स, ग्रेन, स्पाइसेस एटसेट्रा यूज्ड एट होम। चलो सबसे पहले देखते हैं हमारे घर में आमतौर पे क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होते हैं। सर मैं बता दूं? यस बच्चे। ग्रेन्स में मतलब कि अनाज में राइस, वीट मतलब आटा, मेज़, बाजरा। और पल्सेस दालों में? सर मैं बताऊं? ओके। सर मूंग दाल, चना दाल, अरहर दाल और मसूर दाल। सर वेजिटेबल्स में मैं बता दूं? ओके बेटा। सर पोटैटो एंड टोमेटो, स्पिनिच, कॉलीफ्लावर, कैरेट, अनियन। सर स्पाइसेस का मैं बताऊं? श्योर बेटा। सर टर्मरिक, क्यूमिन, कोरिएंडर, रेड चिली पाउडर, गरम मसाला, मस्टर्ड सीड्स और अदर्स अन्य चीज़ें मैं बता दूं सर? ओके बेटा। सर जैसे ऑयल, सॉल्ट, जिंजर, गार्लिक, लेमन। बहुत खूब बच्चों। ये लिस्ट हमारे घर के हिसाब से थोड़ी अलग भी हो सकती है पर बेस सब जगह सेम ही होता है। राइट सर। सर क्वेश्चन नंबर 2 मैं पढ़ दूं? हाँ बेटा। टेक वन वेजिटेबल एंड लिस्ट डिफरेंट डिशेस मेड फ्रॉम इट। अब मान लो हमने एक ही सब्जी ली, आलू मतलब कि पोटैटो। सोचो सिर्फ आलू से हम कितनी वैरायटी बना सकते हैं। लेट्स थिंक फॉर 10 सेकेंड्स एंड देन रेज योर हैंड्स। ओके बच्चों, सब एक एक डिश के नाम बताएंगे। ओके सर। सर मैं शुरू करूं? ओके बेटा। सर आलू करी, गुड। सर आलू पराठा, यस। सर आलू फ्राई, करेक्ट। सर आलू चाट, डिलीशियस बेटा। सर आलू सूप, इंटरेस्टिंग। मैश्ड पोटैटो सर, ट्रू। आलू सैंडविच, ऑलवेज अमेजिंग। स्टफ्ड आलू पूरी, ब्रेड में भर के सर, पानी आ गया बेटा। आलू पुलाव, ऑलवेज गुड टू हैव। ब्रिलियंट आंसर किड्स। तो देखा आपने सिर्फ एक आलू से कितनी डिशेस बन जाती हैं। यही तो है हमारे इंडिया कुकिंग का मैजिक। यूनिटी इन इंग्रेडिएंट्स, डाइवर्सिटी इन डिशेस। वाह क्या खूब समझाया है सर आपने। मैं तो इस टॉपिक को कभी नहीं भूलने वाला। सर मैं तो मम्मा को जाकर आज इतनी सारी डिशेस सिर्फ आलू से बन सकती है ये ज़रूर बताऊंगी। सर मैं तो इनमें से 3-4 आज ही बनवा कर खाने भी वाला हूँ। ओ भाई कल लंच पे लाना मत भूलना, याद है ना खाने पर सर ने समझाया है यूनिटी इन डाइवर्सिटी। अरे श्योर। और सिर्फ कल ही क्यों, अब तो यूनिवर्सिटी इन डाइवर्सिटी रोज ही क्लास में देखने को मिलेगी ना। बहुत लाजवाब बच्चों, ऑसम। बच्चों आज हम एक ऐसे कपड़े के बारे में अब समझेंगे जो बहुत सिंपल है, स्टाइलिश भी और सबसे इम्पोर्टेंट पूरे देश की पहचान। कोई बता सकता है क्या है वो कपड़ा? सर हमें पता है। बताओ बेटा। सर साड़ी। यस सर साड़ी।
बिल्कुल सही बच्चों। 10 साड़ी, एक प्लेन सा पीस ऑफ क्लॉथ, लेकिन उसमें छुपी है इंडिया की खूबसूरती और ढेर सारी कहानियाँ। पहले हेडिंग समझते हैं बच्चों, रीजनल स्टाइल। सोचो बच्चों, अगर आप तमिलनाडु जाओ या असम या गुजरात, सब जगह लोग अलग अलग स्टाइल में कपड़े पहनते हैं ना, फिर भी एक चीज़ कॉमन होती है, हमारी ट्रेडिशनल इंडियन ड्रेस। सर, मतलब हर जगह अपना अलग ही फैशन होता है? एग्जैक्टली बेटा। जैसे पंजाब में फुलकारी दुपट्टा बहुत फेमस है, बंगाल में तांत की साड़ी, गुजरात में बांधनी प्रिंट्स, सबकी अपनी रीजनल आइडेंटिटी है, हर जगह अपना चार्म बखूबी दिखा देती है। अगला टॉपिक इसी में बच्चों, द साड़ी द क्वीन ऑफ इंडियन वार्डरोब। अब जरा सोचो, एक साड़ी बस एक कपड़े का टुकड़ा बिना सिलाई के, फिर भी देखो तो क्या एलिगेंस, भव्यता है इसकी। सर, साड़ी किस मटेरियल की होती है? बहुत बढ़िया सवाल बेटा। साड़ी कॉटन, सिल्क या सिंथेटिक फाइबर से बनती है। अब जरा सिल्क वाले साड़ियों की दुनिया में चलते हैं। बनारसी साड़ी, बनारस की शाही चमक, शादियों की जान। कांजीवरम साड़ी, तमिलनाडु की शान, मोटी जड़ी बॉर्डर्स के साथ। पैठानी, महाराष्ट्र की प्राइड, गोल्डन थ्रेड सी चमक। पटन पटोला, गुजरात के डबल इकत, वीविंग का वंडर कहते हैं जिसे। मुगा सिल्क, आसाम का नेचुरल गोल्डन सिल्क। और मैसूर सिल्क, सॉफ्ट, रॉयल और परफेक्ट फिनिश वाली साड़ी। सर, मेरी मम्मी के पास कई बनारसी साड़ियाँ हैं, शादी में पहनते हैं वो अक्सर। हाँ बेटा, मैक्सिमम लोग इन कॉस्टली साड़ियों को फंक्शंस में ही इस्तेमाल करते हैं। तो सर, मतलब साड़ी सिर्फ कपड़ा नहीं, यादों और इमोशंस का ट्रेजर बॉक्स है। करेक्ट बेटा। आगे देखते हैं बच्चों, प्रोडक्शन एंड डिज़ाइन। अब देखिए साड़ी बनती कैसी है। सम आर वोवन ऑन हैंडलूम्स, जैसे आपने टीवी पे देखा होगा। वीवर्स शटल चला रहे होते हैं, और कुछ साड़ियों में डिज़ाइन प्रिंट होने के बाद आती है, जैसे ब्लॉक प्रिंट्स, टाई डाई या बटीक। सर, कलर्स कैसे मिलते हैं? पहले के टाइम में लोग नेचुरल पिगमेंट से कलर बनाते थे बच्चों, जैसे हल्दी से येलो, इंडिगो से ब्लू और मैडर रूट से रेड। आज सिंथेटिक कलर्स भी यूज़ होते हैं। सोचो बच्चों, एक साड़ी बनने में कितनी आर्ट और पेशेंस लगता होगा, एक परफेक्ट मास्टरपीस। ट्रू सर। हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट सुनो आप। क्या आप जानते हो कि साड़ी एंशियंट टाइम से ही पहनी जा सकती है? आर्कियोलॉजिस्ट को वैशाली, जो कि बिहार का एक पार्ट है, में एक स्टोन रिलीफ मिला, जिसमें महिलाओं ने साड़ी पहनी हुई दिखाई गई हैं, बीसीई टाइम से, मतलब आज से 2000 सालों से भी ज़्यादा से। आपको मैं फिर से दिखाता हूँ। फिगर 8.2 देखिए आपकी स्क्रीन पर है। स्टोन रिलीफ ऑफ अ वुमन इन द साड़ी, वैशाली बिहार, हम देख रहे हैं स्क्रीन पर बच्चों। ये एक पुरानी मूर्ति स्टोन स्कल्पचर है, जिसमें एक स्त्री, मतलब एक महिला साड़ी पहने हुए दिखाई गई हैं। ये वैशाली बिहार से मिली है और बहुत पुराने समय, यानी कुछ सेंचुरीज बीसी, लगभग 2000 साल से भी ज़्यादा की है। इससे ये पता चलता है कि साड़ी इंडिया में बहुत पुरानी ड्रेस है, लोग उसे एंशियंट टाइम से पहनते आ रहे हैं। मूर्ति से हमें ये भी समझ आता है कि उस टाइम लोग साड़ी को कैसे ड्रेप, मतलब उसको लपेटा करते थे। ये एक प्रूफ है कि हमारे कपड़ों की ट्रेडिशन थाउजेंड ऑफ ईयर से कंटिन्यू हो रही है, बिल्कुल एंशियंट से मॉडर्न तक एक ही थ्रेड जैसी। सर, मतलब साड़ी तो हमारे एंसेस्टर्स भी पहनते थे? बिल्कुल। इट्स वन ऑफ द ओल्डेस्ट अनस्टिच्ड गारमेंट्स स्टिल इन फैशन। इजंट दैट अमेजिंग? व्हाट अ वंडर सर। एग्जैक्टली बेटा। बच्चों, अब स्क्रीन पर आप फिगर 8.3 देख सकते हैं, ट्रेडिशनल इंडियन टेक्सटाइल्स, कलरफुल फैब्रिक्स। इस फिगर में आपको इंडिया के ट्रेडिशनल फैब्रिक्स दिख रहे हैं, अलग अलग कलर्स, डिज़ाइंस और वीविंग स्टाइल्स के साथ। कुछ कपड़े हैंडलूम पे वीव किए जाते हैं, जिसमें डिज़ाइन बनाते वक्त ही थ्रेड से बनता है। कुछ फैब्रिक्स में डिज़ाइन वीविंग के बाद प्रिंट किया जाता है, जैसे हमने पहले डिस्कस किया, ब्लॉक प्रिंट, टाई डाई या बटीक एट्सेट्रा।
कलर्स पहले नेचुरल पिगमेंट्स जैसे हल्दी, इंडिगो, केसर से मिलते थे, अब सिंथेटिक कलर्स भी यूज़ होते हैं। ये फिगर दिखाता है कि इंडिया के हर रीजन का अपना स्टाइल और टेक्निक है, इसलिए हमारे फैब्रिक्स यूनिक और कलरफुल होते हैं। समझ गई सर? मैं भी सर। बहुत बढ़िया बच्चों। चलो क्विक रिवीजन के तौर पे, साड़ी का मतलब एक अनस्टिच कपड़ा, हंड्रेड्स ऑफ स्टाइल्स एंड टाइप्स, हर रीजन की अपनी साड़ी पर एक ही इंडिया। ये कल्चरल यूनिटी एंड डाइवर्सिटी का बेस्ट एग्जाम्पल है बच्चों। एंशिएंट भी है और फैशनेबल भी। सर मतलब साड़ी पहनना एक ट्रेडिशन भी है और ट्रेंड भी। एब्सोल्युटली बेटा। जो कपड़ा वैशाली के स्टोन रिलीफ में था, वही आज भी वेडिंग रैम्प पे शाइन कर रहा है। यही तो है इंडियाज टाइमलेस फैशन स्टेटमेंट, द साड़ी। वाह सर, अब तो मम्मी की साड़ी की अलग ही वैल्यू समझ में आ गई मुझे। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब एक एक्टिविटी दी हुई है, कैसे साड़ी का एग्जाम्पल इंडिया में यूनिटी और डाइवर्सिटी दोनों को दिखाता है। हमेशा की तरह ये फिर से एक DIY एक्टिविटी है, डू इट योरसेल्फ, लेकिन मैंने आपकी इस रेफरेंस के लिए स्क्रीन पर डिस्प्ले कर दिया है। समझ लेते हैं इसे भी। साड़ी एक परफेक्ट एग्जाम्पल है यूनिटी एंड डाइवर्सिटी का इंडिया में। ये एक कॉमन ट्रेडिशनल ड्रेस है जो देश के लगभग हर रीजन की महिलाएं पहनती हैं। ये दिखाता है कि अलग अलग कल्चर्स होने के बाद भी हम सब एक कल्चरल थ्रेड से जुड़े हुए हैं। साड़ी का बेसिक फॉर्म सब जगह सेम है, एक प्लेन सा अनस्टिच्ड कपड़ा, लेकिन डाइवर्सिटी उसके मटेरियल, डिज़ाइन, वीविंग और कलर्स में दिखाई देती है। कहीं कॉटन साड़ी फेमस है, कहीं सिल्क साड़ी जैसे बनारसी, कांजीवरम, पैठानी, पटन पटोला, मूगा और मैसूर सिल्क। कुछ साड़ियों में डिज़ाइन वीव करते वक्त बनाई जाती है और कुछ में वीविंग के बाद प्रिंट किया जाता है। हर रीजन के अपने कलर्स और पैटर्न्स होते हैं। इस तरह साड़ी एक ही समय में इंडिया की यूनिटी और डाइवर्सिटी दोनों को रिप्रेजेंट करती है। बहुत बढ़िया सर, समझ में आ गया। बहुत बढ़िया बेटा। आगे बढ़ते हैं। अब डोंट मिस आउट नाम का जो सेक्शन है ग्रीन बॉक्स में, उसमें बताया गया है कई सेंचुरीज तक इंडिया अपने हाई क्वालिटी कॉटन के लिए मशहूर था। इंडियन टेक्सटाइल्स इतने अच्छे और अट्रैक्टिव होते थे कि उनका एक्सपोर्ट दूर दूर तक था, मतलब इंटरनेशनल फॉर्म में भी, पूरे यूरोप तक। एक स्पेशल टाइप का कॉटन था जिसे चिंट्स कहा जाता था। ये ब्राइट प्रिंटेड होता था और 17वीं सेंचुरी यूरोप में बहुत पॉपुलर था। चिंट्स इतना फैशनेबल बन गया कि यूरोप के लोग इंडियन चिंट्स के कपड़े खरीदने लगे और उन्होंने अपने लोकल टेक्सटाइल्स लेना कम कर दिया। इससे यूरोपियन टेक्सटाइल्स इंडस्ट्रीज की सेल्स बहुत कम हो गई। अपने कपड़े उद्योग को बचाने के लिए इंग्लैंड और फ्रांस ने इंडियन चिंट्स के इंपोर्ट पर बैन तक लगा दिया। तो की पॉइंट्स क्या हुआ बच्चों इसमें? ये दिखाता है कि इंडिया का फाइन कॉटन दुनिया भर में फेमस था। बताता है कि इंडियन टेक्सटाइल्स ने यूरोपियन मार्केट पर कितना असर डाला। ये इंडिया और यूरोप के बीच अर्ली इकोनॉमिक कंपटीशन का भी एक एग्जाम्पल है। बच्चों पिंक लेटर्स में रिलीफ नाम का एक टर्म है जो कि एक्सप्लेन किया गया है। रिलीफ एक ऐसी डिज़ाइन या आर्टवर्क होती है जो किसी सरफेस जैसे स्टोन, वुड, सिरेमिक या किसी और मटेरियल पर बनी होती है, लेकिन थोड़ी उठी हुई, मतलब थोड़ी सी स्टैंड आउट दिखाई देती है। मतलब डिज़ाइन फ्लैट सरफेस से थोड़ा बाहर निकली हुई लगती है, जैसे मूर्ति या काविंग वॉल से थोड़ी उठी हुई हो। एग्जाम्पल के तौर पे वैशाली बिहार वाली स्टोन रिलीफ में एक औरत, एक स्त्री साड़ी पहने हुए दिखाई देती हैं। ये भी एक स्टोन रिलीफ का ही एग्जाम्पल है। समझ गया सर? समझ गया, वेरी गुड। आगे बच्चों वेज ऑफ वेयरिंग द साड़ी का टॉपिक शुरू होता है। बच्चों साड़ी सिर्फ पहनावा नहीं, एक कला, एक आइडेंटिटी है। लेकिन बताओ क्या साड़ी हर जगह एक ही तरह से पहनी जाती होगी? आई डोंट थिंक सर। हर रीजन का अपना अलग स्टाइल होता होगा ना। एग्जैक्टली बेटा, यही तो है इंडिया की ब्यूटी। एक ही ड्रेस लेकिन हजारों स्टाइल। कहीं महाराष्ट्र में नौवारी स्टाइल, कहीं बंगाल में अथपुरे और साउथ में मदिसर स्टाइल। आज भी लोग नए ड्रेपिंग स्टाइल इन्वेंट कर रहे हैं। फैशन और ट्रेडिशन दोनों साथ साथ चल रहे हैं। हिस्टोरिकल ऑब्जर्वेशंस में थोड़ा पास्ट में चलते हैं।
पुराने समय के फॉरेन ट्रैवलर जब इंडिया आए तो उन्होंने साड़ी को बहुत एडमायर किया। उन्होंने लिखा है, इट्स सो सिंपल येट सो ग्रेसफुल एंड इट्स सो इकोनॉमिकल। एक ही कपड़े से कितनी वैरायटी बन जाती है, और सबसे इंटरेस्टिंग बात, हर रीजन में अलग तरह से पहनी जाती है, पर साड़ी की एलिगेंस, भव्यता कभी कम नहीं होती। सर, क्या साड़ी सिर्फ पहनने के लिए इस्तेमाल होती है? बहुत अच्छा सवाल है बेटा। सिर्फ पहनने के लिए ही नहीं, साड़ी एक मल्टीपर्पस क्लॉथ भी है। आप सोच भी नहीं सकते बच्चों, कितने क्रिएटिव यूजेस हैं इसके। कभी मम्मी अपने बेबी को उठाकर साड़ी का स्लिंग बना देती है जिसमें बच्चा सोते हुए सेफ रहे। कभी किसी बंडल को बांधने के काम में आती है, कभी हेड कवर बन जाती है, तो कभी कर्टेन, या कभी फेस्टिवल डेकोरेशन के रूप में भी साड़ी इस्तेमाल में आती है। आप फिगर 8.4 में ऐसे ही 6 इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, उनको देखेंगे। आपके सामने स्क्रीन पर बच्चों फिगर 8.4 है, जो दिखाता है कि साड़ी सिर्फ एक ड्रेस नहीं, बल्कि महिलाएं उसे बहुत प्रैक्टिकल और क्रिएटिव फॉर्म में यूज़ करती हैं, स्पेशली साउथ इंडिया में। जैसे सामान या बेबी को उठाने के लिए साड़ी का इस्तेमाल होता है, हेड कवर या वेल के रूप में, बैग या बंडल बनाने के लिए, कभी रोप या कभी स्ट्रैप जैसे सपोर्ट के लिए, टॉवेल या मैट के भी रूप में, और कभी चीज़ों को धूप या धूल से बचाने के लिए भी साड़ी का यूज़ होता है। यानी साड़ी एक ही समय में यूज़फुल भी है और बहुत क्रिएटिव भी। सो सर, साड़ी एक ऐसी ड्रेस है जो इंडिया की यूनिटी और डाइवर्सिटी दोनों को दिखाती है। सर, एक ही कपड़ा लेकिन हर रीजन और कम्युनिटी अपने स्टाइल में पहनती हुई। वाह सर, इट्स नॉट जस्ट क्लोथिंग, इट्स आवर कल्चर, क्रिएटिविटी एंड कनेक्शन। बहुत खूब बच्चों, बहुत खूब। अब आगे एक एक्टिविटी दी हुई है। इन द अबव पिक्चर्स, कैन यू रिकॉग्नाइज व्हाट अ साड़ी हैज बीन यूज्ड फॉर? और सेकेंड पार्ट, आर यू अवेयर ऑफ और कैन यू इमेजिन मोर यूजेस फॉर द साड़ी? तो पहला पार्ट एक बार डिस्कस कर लेते हैं बच्चों। सर, मैं बता दूं? हाँ बेटा। सर, रिकॉग्नाइजिंग यूजेस इन द पिक्चर्स, फिगर 8.4, बेबीज या छोटे बच्चों को उठाने के लिए, ओके। सामान जैसे सब्जियां या लकड़ियों ले जाने के लिए, हेड कवरिंग या वेल के रूप में, मेक शिफ्ट बैग या बंडल बनाने के लिए, चीज़ों को रोप या स्ट्रैप की तरह बांधने के लिए, चीज़ों को धूप या धूल से बचाने के लिए कवर जैसा यूज़ करने के लिए। बहुत खूब। अदर पॉसिबल और इमेजिनेबल यूजेस ऑफ द साड़ी? सर, ये मैं बता दूं? हाँ बेटा। सर, टॉवल या स्कार्फ के रूप में, मैट जहाँ बैठ सकते हो आप, कर्टेन या कवर के लिए, इमरजेंसी रोप या स्लिंग के रूप में, डेकोरेटिव ड्रेप घर में या फेस्टिवल्स के टाइम, सनशेड या अम्ब्रेला के लिए। क्या बात! तो साड़ी एक लंबा और वर्सेटाइल कपड़ा है जो सिर्फ पहनने के लिए नहीं, बल्कि बहुत सारे क्रिएटिव और प्रैक्टिकल यूजेस के लिए भी काम आता है। सर, मैंने तो टीवी में देखा है, घर से अगर भागना हो तो बैल्कनी से साड़ी लटका दो और पकड़ के उतर जाओ। तो सर, क्या भागने के इस्तेमाल में भी साड़ी इस्तेमाल आती है? बेटा, दैट्स अ नेगेटिव यूसेज, बट येस इट कैन बी। लेकिन कोई ऐसा ट्राई नहीं करेगा। हाँ सर, हम तो 20th फ्लोर पे रहते हैं, हम कैसे निकलेंगे? ट्रू बेटा, ट्रू। थर्ड पार्ट बच्चों, फॉलोइंग द एग्जाम्पल ऑफ द साड़ी, make a list of different styles you have seen for the dhoti, both as regards the fabric and the uses the dhoti can be put to. What conclusion can you draw? बच्चों, जैसे हमने साड़ी देखा और समझा कि एक कपड़ा कितना क्रिएटिव और वर्सेटाइल तरीक़ों से यूज़ हो सकता है, वैसे ही धोती भी सिर्फ पहनने के लिए ही नहीं, इसके डिफरेंट स्टाइल्स और यूसेस भी होते हैं जो हम समझेंगे। फर्स्ट, फैब्रिक टाइप। ओके सर, कॉटन की धोती हल्का, मोस्टली गर्मी वाले रीजन्स में पहनी जाती है। सिल्क धोती? सर, ये तो फेस्टिवल और स्पेशल ओकेजन्स में ना? हाँ बेटा, बिल्कुल। हाँ सर, मैंने तो हवन करते समय पंडित जी को सिल्क की धोती पहनते हुए देखा है। करेक्ट बेटा। शादी ब्याह और जितने इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं वहाँ पे अक्सर लोग सिल्क की धोती पहनते हैं। सिर्फ पंडित जी पहने ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है, मैक्सिमम लोग भी पहन सकते हैं। ओके सर,
और लिनन या ब्लेंडेड फैब्रिक धोती, मॉडर्न वेरिएशंस, कंफर्टेबल और बहुत स्टाइलिश। सेकंड, स्टाइल्स ऑफ वियरिंग, ट्रेडिशनल रैप अराउंड वेस्ट और लेग्स, कॉमन अक्रॉस इंडिया। हम पूरे देश में जनरली यही फॉर्म देखते हैं कि लोग कमर से उसको बांधते हैं पैरों से होते हुए। रीजनल फोल्ड्स उनको अलग करते हैं, जैसे तमिलनाडु स्टाइल अलग है या केरला का मुंडू स्टाइल, इसमें आप अलग ढंग से इनके अपने रीजनल स्टाइल के तौर पे धोती पहनते हैं। शॉर्ट धोती बच्चों के लिए या डेली कोर्स के लिए कन्वीनियंट, बच्चे जैसे स्टेज परफॉर्म करना चाहते हैं शॉर्ट धोती पहनते हैं। कई जगहों पे लोगों को बहुत हैवी काम करना होता है पर उनको धोती पहनना पसंद है, उनके लिए शॉर्ट धोती अलग से आती है। और बच्चों, डेकोरेटिव धोती भी होती है कुर्ते के साथ सेरेमनीज और फंक्शंस के लिए। ओके सर, क्रिएटिव यूजेस, हेड कवरिंग, सन प्रोटेक्शन के लिए बच्चों सर पे बांध लिया जाता है। मेक शिफ्ट बैग, सामान या गुड्स कैरी करने के लिए। टॉवल या मैट, इमरजेंसी में यूज हो सकता है। सर, तो क्या इसे कंक्लूड करते हुए हम ये कह सकते हैं कि धोती भी साड़ी की तरह एक वर्सेटाइल और मल्टीपर्पज गारमेंट है, एक ही कपड़ा अलग अलग स्टाइल, फैब्रिक और क्रिएटिव यूजेस के साथ इंडिया की कल्चरल डाइवर्सिटी और प्रैक्टिकलिटी को दिखाता है। एग्जैक्टली, एब्सोल्युटली करेक्ट बेटा। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अब हम बात करेंगे ऐसे टॉपिक की जो इंडिया की लाइफ को कलरफुल और एक्साइटिंग बनाता है। क्या बता सकते हो आप अगला टॉपिक क्या होगा? सर, हमने स्क्रीन पर देख लिया। उप्स सर, फेस्टिवल्स। वेरी गुड बच्चों, इट्स ट्रू, फेस्टिवल्स। इंडिया में इतनी सारे फेस्टिवल्स हैं कि हम उनको काउंट भी नहीं कर सकते। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, कुछ फेस्टिवल्स पूरे देश में लगभग सेम टाइम पे सेलिब्रेट होते हैं, बस रीजनल नेम्स अलग अलग होते हैं। सर कैसे? चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं। मकर संक्रांति सबने सुना होगा। हाँ सर, ये फेस्टिवल हार्वेस्ट सीजन के शुरू होने का सिग्नल होता है। लगभग 14 जनवरी के आसपास मनाया जाता है, लेकिन हर स्टेट में इसका अपना यूनिक नाम है। आप मैप पे भी देख सकते हैं, फिगर 8.5। एक ही फेस्टिवल के इतने सारे नाम दिए गए हैं। पंजाब में जैसे लोहरी, तमिलनाडु में पोंगल, आंध्र प्रदेश में संक्रांति, वेस्ट बंगाल में पाउस पौर्बों। सर, मतलब फेस्टिवल तो सेम है, बस नाम और ट्रेडिशंस अलग। बिल्कुल, यही है इंडिया की यूनिटी इन डाइवर्सिटी। रीजनल डाइवर्सिटी देखने को मिलती है और एक शेयर्ड कल्चरल थीम, हार्वेस्ट सेलिब्रेशन, सबको कनेक्ट करता है। वाह सर, फेस्टिवल सिर्फ मज़ा ही नहीं, कल्चर का मैसेज भी देता है। ब्रिलियंट बेटा। अब एक एक्टिविटी है बच्चों आपके स्क्रीन पर। सर, क्वेश्चन मैं पढ़ूं? बिल्कुल बेटा। What is your favorite festival and how it is celebrated in your region? Do you know whether it is celebrated in any other part of India, maybe under a different name? Thank you बेटा। फेवरेट फेस्टिवल, एग्जाम्पल दिवाली ले लेते हैं। आप अपनी फेवरेट फेस्टिवल से रिप्लेस कर सकते हो। अगेन DIY एक्टिविटी है, फिर भी एक सैम्पल के तौर पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो सेलिब्रेशन इन माई रीजन कैसे होगा? घर लाइट्स और दिया से डेकोरेट करते हैं। सर मैं बताऊं? हाँ बेटा। सर, पटाखे और स्वीट्स भी हम शेयर करते हैं। पटाखों को हम आग लगाते हैं, मज़े करते हैं और स्वीट्स साथ में खाते हैं। वेरी गुड। सर, माँ लक्ष्मी की हम लोग पूजा करते हैं फॉर वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी। हाँ सर, ताकि मम्मी पापा को और पैसे मिल सकें, वो हमारे लिए और पटाखे खरीद सकें। लेकिन बच्चों ध्यान देना, अब से केवल ग्रीन क्रैकर्स का इस्तेमाल करना है और ज़्यादा साउंड पॉल्यूशन नहीं करना है। हाँ सर, एयर पॉल्यूशन भी इतना ज़्यादा हो जाता है कि दिवाली के बाद तो हफ्तों सांस लेना मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल बच्चों, तो वी हैव टू बी नॉट ओनली गुड सिटीजन्स बट ऑल्सो हैव टू शो यूनिटी टुवर्ड्स अगेंस्ट पॉल्यूशन। प्रॉमिस सर, हम लोग इस बार पटाखे सिर्फ ग्रीन फॉर्म में इस्तेमाल करेंगे। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया में कैसे मनाते होंगे? सदर्न स्टेट्स में दीपावली के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल वही नाम हमारे यहाँ भी जाना जाता है, हम इसे दिवाली भी कहते हैं। नेपाल और नॉर्थ इंडिया के कुछ रीजन्स में इसे तीहर कहा जाता है। महाराष्ट्र में इसे बलि प्रतिपदा भी कहते हैं।
सेकेंड क्वेश्चन मैं पढ़ दूं सर? बिल्कुल बेटा। ड्यूरिंग अक्टूबर नवंबर मैनी मेजर फेस्टिवल्स टेक प्लेस इन इंडिया। मेक अ लिस्ट ऑफ द फ्यू मेन वंस एंड द वेरियस नेम्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। ओके, मेजर फेस्टिवल्स इन अक्टूबर नवंबर अक्रॉस इंडिया, बताओ कौन कौन से होते होंगे? सर दिवाली, जिसे दीपावली साउथ इंडिया में, तिहर नेपाल में, बाली प्रतिपदा महाराष्ट्र में कहते हैं। गुड। सर दशहरा, हम लोग इसे विजयदशमी भी कहते हैं, दशहरा भी कहते हैं, जैसे कि नॉर्थ और वेस्ट इंडिया में कहा जाता है, और कर्नाटका साउथ इंडिया में इसे दशहरा कहते हैं। करेक्ट बेटा। सर छठ पूजा, जो बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश में बहुत प्रचलित है। करेक्ट। सर करवा चौथ नॉर्थ इंडिया, मेनली पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में मनाया जाता है। हाँ बेटा। सर शरद पूजा, दुर्गा पूजा वेस्ट बंगाल, असम, उड़ीसा, त्रिपुरा में बहुत फेमस है। करेक्ट बच्चों, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। अब हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो इंडिया के लिटरेचर और कल्चर को समझाने में मदद करता है। इसका नाम है बच्चों सर एन एपिक स्प्रेड। एन एपिक स्प्रेड, करेक्ट बच्चों। लेकिन एपिक का मतलब क्या होता होगा बच्चों? सर मैं बताऊं? हाँ बेटा। सर एपिक एक लंबी कविता या कहानी होती है जो हीरोज और ग्रेट फिगर्स के एडवेंचर्स या स्टोरीज को नरेट करती है। मतलब एकदम एक्शन, एडवेंचर और वैल्यूज से भरी हुई। वाह। लिटरेचर भी एक एग्जाम्पल है यूनिटी इन डाइवर्सिटी का बच्चों। इंडिया का लिटरेचर बहुत ही डाइवर्स और रिच है, शायद वर्ल्ड के सबसे विशाल लिटरेचर्स में से एक। ओवर द सेंचुरीज अलग अलग लैंग्वेजेस, स्टाइल्स और टेक्निक्स के बावजूद इनमें कॉमन थीम्स और वैल्यूज़ दिखती हैं। सर जैसे कौन सा एग्जाम्पल ले सकते हैं? बहुत फेमस एग्जाम्पल ले सकते हैं बच्चों। पंचतंत्र तो सबने सुना होगा। हाँ सर, यस सर। पंचतंत्र की स्टोरी जिसमें एनिमल्स मेन कैरेक्टर्स होते हैं और ये इंपॉर्टेंट लाइफ स्किल्स सिखाते हैं। ओरिजिनल संस्कृत टेक्स्ट 2200 ईयर्स ओल्ड हैं बच्चों, 2200 साल से भी ज़्यादा पुराने। लेकिन ये स्टोरीज ऑलमोस्ट हर इंडियन लैंग्वेज में अडेप्ट हो चुकी है और इंडिया के बाहर भी ये साउथ ईस्ट एशिया, अराबिक वर्ल्ड, यूरोप तक जा चुकी हैं, इंस्पायरिंग न्यू स्टोरी कलेक्शंस। एस्टिमेट है कि 200 अडेप्टेशंस एग्जिस्ट करते हैं 50 प्लस लैंग्वेजेस में। मतलब सर एक ही कलेक्शन बहुत सारे फॉर्म्स और वर्जन्स में आ चुका है। वन हैज बिकम मेनी। करेक्ट बेटा। और सबसे स्ट्राइकिंग एग्जाम्पल है इंडिया के दो ग्रेट एपिक्स, रामायण और महाभारत। नाम तो सुना ही होगा। हाँ सर, ये किसने नहीं सुना होगा? करेक्ट। तो ये इंडिया के दो सबसे महान, सबसे फेमस एपिक्स हैं। महाभारत, पांडवास अपने कजिन्स कौरव्स के साथ फाइट करते हैं अपने किंगडम वापस पाने के लिए लॉर्ड कृष्ण की हेल्प से। और रामायणा, सर मैं बताऊं? हाँ बेटा। श्री राम अपने ब्रदर लक्ष्मण और हनुमान जी के साथ मिलके वानर सेना के साथ डेमन राक्षस राज दशानन रावण को हराते हैं, जो सीता जी को किडनैप करके ले गए थे। सर ये एपिक्स सिर्फ बड़ी स्टोरीज नहीं, इनमें छोटी छोटी कहानियां भी होती हैं जो वैल्यूज और राइट रॉन्ग क्वेश्चन सिखाती हैं। एब्सोल्युटली करेक्ट बेटा। और यही है यूनिटी इन डाइवर्सिटी का परफेक्ट एग्जाम्पल। एक ही कल्चर और फिलॉसफी, बस अलग अलग स्टोरीज, लैंग्वेजेस और अडेप्टेशंस में। वाह सर, मतलब एक स्टोरी या एपिक हर जगह अलग फॉर्म में भी हो सकती है पर उसका मैसेज सेम रहता है। एग्जैक्टली बेटा। बच्चों अब हम एक ऐसे आर्ट पीस के बारे में बात करेंगे जो इंडिया की लिटरेरी एंड कल्चरल रिचनेस को दिखाता है। आप देख सकते हैं फिगर 8.6 आपके स्क्रीन पर। इसमें आपको क्या दिख रहा है बच्चों? कौन बताएगा? सर मैं बताऊं? हाँ बेटा। सर लगता है ये रामायण का कोई सीन है। बिल्कुल सही सर, ये 18th सेंचुरी हिमाचल प्रदेश की पेंटिंग है जिसमें रामायण का एक मेजर एपिसोड दिखाया गया है। वाह बेटा, वेरी करेक्ट। सर इसने स्क्रीन पे पढ़ के बोला है। कोई बात नहीं बेटा, एटलीस्ट ही अटेम्प्टेड। ओके सर। सर मैं बताऊं? हाँ बेटा। सर इस पेंटिंग में हम देख सकते हैं कि राम
लक्ष्मण और हनुमान जी ने मिलकर रावण को हराया होगा, क्योंकि वो सीता जी को फोर्सफुली किडनैप करके ले गए थे। बहुत खूब बेटा। ये सीन रामायण की हीरोइक स्टोरी और धर्म को स्टैब्लिश करने के स्ट्रगल को दिखाता है। कल्चरल सिग्निफिकेंस क्या हुआ इसका? ये पेंटिंग रामायण की एपिक स्टोरी टेलिंग को विजुअल फॉर्म में दिखाती है ना? यही पर्पस होता था पेंटिंग्स बनाने का। एपिक्स जैसे रामायण और महाभारत सिर्फ पोम्स या कहानियाँ, सिर्फ कविताओं या कहानियाँ नहीं, बल्कि वैल्यूज़ और धर्म के लेसन्स भी सिखाते हैं। हर सीन में स्मॉलर स्टोरीज होती हैं जो कॉन्स्टेंटली पूछते हैं व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। मतलब एक स्टोरी, एक ही मैसेज और थीम के साथ, लेकिन बहुत सारे आर्टिस्टिक एक्सप्रेशंस, ये ही यूनिटी एंड डाइवर्सिटी का परफेक्ट एग्जाम्पल है बच्चों। वाह सर, स्टोरी सेम, आर्ट अलग, मतलब यूनिटी और डाइवर्सिटी दोनों साथ साथ। हा, आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब एक एक्टिविटी दी हुई है स्क्रीन पर। सर क्वेश्चन मैं पढ़ूंगा, ओके। इन अ क्लास डिस्कशन, try to identify the episode depicted in the painting shown in figure 8.6 above and important details associated with it। सर ये तो फिर से उसी पेंटिंग के बारे में बात हो रही है। हाँ बेटा, इसलिए ताकि आप एक बार बता पाए कि उस पेंटिंग में आपने क्या समझा। सर मैं बताऊं? बताओ बेटा। सर फिगर 8.6 की पेंटिंग शायद राम जी का रावणा से बैटल को दिखाती है, क्योंकि इसमें दिखाया गया है रावणा ने सीता जी को जबरदस्ती किडनैप करके अपने किंगडम श्रीलंका ले जाने का पुष्पक विमान के द्वारा प्रयास किया था। ओके, ये इंसिडेंट एपिक बैटल तक ले जाता है, जिसमें स्क्रीन पर जटायु जी, जो काले पक्षी के तौर पे दिख रहे हैं, रावण का विरोध करते हैं, और उसके बाद श्री राम के हीरोइज्म, लक्ष्मण जी और हनुमान जी के सपोर्ट के साथ ईविल का डिफीट करने के लिए दिखाया गया है। वाह, वेरी नाइस। तो बच्चों, और क्या देखा आपने? सर इससे हमें एक सबक मिलता है। क्या बेटा? सर ये पेंटिंग मॉरल वैल्यूज़, हिमाचल प्रदेश का रीजनल आर्टिस्टिक स्टाइल और कल्चरल सिग्निफिकेंस सबको मेरे ख्याल से एक साथ इलस्ट्रेट कर रही है। बहुत खूब बेटा, व्हाट इंटेलिजेंट क्लास दिस इज। थैंक यू सर। आगे बढ़ते हैं बच्चों। जैसे हमने पहले देखा कि रामायण और महाभारत एक एपिक स्टोरी है, ये एपिक्स 2000 साल से ज़्यादा से हमारे साथ हैं। लेकिन सिर्फ ये स्टोरीज लिखी ही नहीं गई, हर रीजन और कम्युनिटी ने इनको अपने लैंग्वेज और स्टाइल में अडेप्ट किया है। सर कितने वर्जन्स होंगे इनके? तमिलनाडु में एक ही स्कॉलर ने सर्वे किया और सिर्फ महाभारत के लगभग 100 फोक वर्जन्स काउंट किए बच्चों। और सोचो तो पूरे इंडिया में ये नंबर कितना बड़ा होगा। सर तमिलनाडु में अकेले 100? हाँ बच्चों, तो इंडिया में कितने होंगे? बहुत सारे होंगे सर। ट्रू, हर कम्युनिटी के अपने वर्जन्स होते हैं, ये उनके अपनी हिस्ट्री और लेजेंड से जुड़ा होता है। ट्राइबल कम्युनिटीज़ जैसे भील्स, गोंड्स, मुंडाज और नॉर्थ ईस्ट और हिमालयन ट्राइब्स जैसे कश्मीर के लोगों के अपने एपिक वर्जन्स हैं। सर ये वर्जन्स कैसे प्रिजर्व होते हैं? मोस्टली ओरल ट्रेडिशन में बच्चों। लोग स्टोरीज ओरली सुनते और सुनाते थे, और इनमें एपिक हीरोज़ का कनेक्शन होता है उनके रीजन से, जैसे पांडवास, द्रौपदी, दुर्योधना कभी कभी उनकी एरियाज विजिट करते हुए दिखाई जाते हैं। एंथ्रोपोलॉजिस्ट के.एस. सिंह ने पीपल ऑफ इंडिया प्रोजेक्ट में देखा, हार्डली देयर इज एनी प्लेस इन इंडिया जहां पांडवास के फॉकलोर्स मतलब किस्से नहीं पहुंचे, और रामायण के लिए भी सेम बात है। ओवर सेंचुरीज ये एपिक्स इंडिया और एशिया के बहुत पार्ट्स में कल्चरल इंटरैक्शंस क्रिएट करते रहे। एकदम परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी बच्चों। और ये सिर्फ लिटरेचर तक नहीं, क्लासिकल आर्ट और आर्किटेक्चर में भी डाइवर्सिटी और यूनिटी दोनों इजीली नोटिस की जा सकती है। एंड में याद रखना है बच्चों, इंडियन कल्चर डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट करता है एज एन इनरिचमेंट, लेकिन अंडरलाइंग यूनिटी को कभी नहीं भूलता, जो उस डाइवर्सिटी को नरिश करता है। वाह सर,
मतलब एपिक्स, आर्ट्स और ट्रेडिशंस सब एक ही थ्रेड से जुड़े हैं पर अलग अलग एक्सप्रेशंस में। बहुत खूब बच्चों। सर ये फिगर 8.7 क्या दिखा रहा है? श्योर बेटा, ये एक कार्व्ड स्टोन जिसमें महाभारत के लिए महाभारत के 5 पांडवा ब्रदर्स दिखाए गए हैं। लोकेशन, ये स्टोन नीलगिरीज तमिलनाडु के फॉरेस्ट में है। कल्चरल सिग्निफिकेंस इसका, इस श्राइन को इरूला ट्राइबल कम्युनिटी मेंटेन करती है। लोकल फॉकलोर के अकॉर्डिंग ये स्टोन पांडवास के विजिट को कमेमोरेट करता है। की आइडिया क्या है बच्चों? ये एक एग्जाम्पल है कि कैसे ट्राइबल कम्युनिटीज़ एपिक स्टोरीज को अपने तरीके से अडेप्ट और प्रिजर्व करते हैं। मतलब एक ही एपिक महाभारत को अलग अलग रीजनल और ट्राइबल ट्रेडिशंस में इंटरप्रेट किया गया। परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी सर। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। बच्चों अब आपके सामने स्क्रीन पर है बिफोर वी मूव ऑन का टॉपिक, जिसमें हम समझेंगे इंडिया ऑफर्स इमेंस डाइवर्सिटी। लैंडस्केप्स, पीपल, लैंग्वेजेस, ड्रेसेस, फूड्स, फेस्टिवल्स और कस्टम्स सब अलग अलग हैं। ये डाइवर्सिटी ईजिली नोटिस होती है, लेकिन साथ ही एक अंडरलाइंग यूनिटी भी है। इंडिया की यूनिटी ही डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट करती है, क्योंकि डाइवर्सिटी कभी डिवाइड नहीं करती सर, ये हमारे कल्चर को एनरिच करती है। वाह, बहुत खूब बच्चों, बहुत मज़ा आया सर। मतलब अलग अलग कल्चर्स, फूड्स और फेस्टिवल्स होते हुए भी हम एक देश और एक कल्चर से जुड़े हैं। और सर हम वादा करते हैं हमेशा जुड़े रहेंगे। एक्सेलेंट बच्चों, एक्सेलेंट, ऑसम। तो बच्चों चैप्टर एंड करते हुए मुझे लगता है कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा, तो ध्यान से सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कर देना ताकि ज्ञान सब तक पहुँचे। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर से प्रेस कर देना ताकि आपको इंस्टेंट अपडेट्स मिलते रहें। आप देख रहे थे सोशल बाय कुमार, पढ़ो स्मार्ट सोचो स्मार्ट, कुमार सर के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गॉड ब्लेस।